नियत की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के, जो दिलजीत दोसांझ साहब की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से, विजय सर कह रहे हैं कि नियत की बात है और ये नियत भी बहुत जल्द खुल जाएगी। जिस तरीके से तमाम मामले अभी तक होते रहे हैं, जो भी प्रधानमंत्री के नीतियों के खिलाफ मुखर हुआ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर हुआ है, उसको लेकर के हर तरह की कोशिशें हुई हैं। तो इस मुलाकात को भी उसी कोशिश के तौर पर देखा जाए, उसकी शुरुआत के तौर पर देखा जाए, क्योंकि मोदी जी की नीतियों के लगातार विरोध में थे दिलजीत। नहीं, स्वाभाविक सी बात है। आप इसको यूं देखिए, मैं आपको पूरा मोडस ऑपरेंडी बताता हूं कि जब अभी चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम था दिलजीत दोसांझ का, और इसमें उसने जिस तरीके से मंच से ही तमाम बातें कही, और उसने कहा कि जिस तरह से यहाँ का प्रशासन और सब कुछ, चूंकि चंडीगढ़ सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में आता है, अमित शाह के अंडर में आता है, केंद्र शासित है, तो यहां पर ये करने से और जिस तरीके से उसने प्रशासन और यहाँ की सरकार के ऊपर वो किया था, उसका असर पंजाब में बड़ा निगेटिव गया और उसका असर दिल्ली में भी सिख समुदाय में गया, क्योंकि सिख समुदाय में वो एक बहुत लोकप्रिय और बहुत ज्यादा प्रिय है। तो ऐसी स्थिति में, और उसे निर्विवादित माना जाता रहा है। अब किसानों की जब बात आ रही है, किसान बैठे हुए हैं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे, डल्लेवाल मौत के मुंह में है, और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप देखिए प्रधानमंत्री के पास में, उनके कृषि मंत्री के पास में, किसी के पास टाइम नहीं हुआ कि वो डल्लेवाल से कोई एक व्यक्ति मिले। अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान, किसी के पास भी 1 मिनट का टाइम नहीं हुआ कि वो किसानों के पास आके मिल ले, उनका दर्द समझ ले, या यही करे कि आइए आप हमारे साथ वहां दिल्ली चलिए, हम सब बैठ के बात करते हैं। समाधान कितना होगा नहीं होगा वो बात की बात है, कम से कम आप यह करके उनका अनशन तो तोड़वा सकते थे। लेकिन इस पर न केंद्र सरकार के कृषि मंत्री ने कोशिश की, न प्रधानमंत्री ने की, और न ही ये कोशिश भगवंत मान ने की या अरविंद केजरीवाल ने की। आप सोचिए, तो एक ये नाराजगी सिख समुदाय में है। तो ऐसी स्थिति में जब अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, निधन के बाद में अपने मंच से जिस तरीके से दिलजीत दोसांझ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और सब कुछ किया, उससे एक संदेश गया पूरे सिख समुदाय में, और वो संदेश एक बड़ा संदेश था। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को उस संदेश से डर लगता है। यही वजह है कि जब 1 जनवरी, जो उनका सबसे व्यस्ततम दिन इसलिए भी था कि अफसर हो, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हो और तमाम सारे लोग हो, तमाम उनसे मिलने, और तमाम बड़े पूंजीपति और दूसरे उनसे मिलने के लिए था। तो ऐसे वक्त में वो दिलजीत के साथ बैठ के उसका गीत भी सुनते हैं, उससे मिलते भी हैं और तमाम बातें करते हैं। यह है उनका। नरेंद्र मोदी की कल से दिल्ली में कैंपेन शुरू होनी है, और उस कैंपेन के लिए वो जो वहां रैली करेंगे और दूसरी चीजें करेंगे, सरकारी पैसे से करेंगे। अभी वो चूंकि टेक्निकली अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तो वो होगा, हालांकि सब कुछ है चुनावी, उसी में तमाम चीजें वो करेंगे। अब आप सोचिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी गई जो है राजघाट पे, उनका जो है निगम बोध घाट पे ले जाकर के अंतिम संस्कार कराते हैं, और ये दिखाते हैं कि तुम तो 2M दर्जे के थे, हम तुम्हें समझते ही नहीं। अब कह रहे हैं उनके लिए, स्मारक के लिए जगह तलाशी जा रही, उनके लिए जगह तलाशी जा रही, लेकिन कल सावरकर के नाम पर एक कॉलेज की नींव रखी जाएगी। यानी सावरकर इतने महान है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां कहीं टिकते नहीं है। तो ये असल में सावरकर गोडसे की विचारधारा के लोग हैं, ये वही सिर्फ सोच सकते हैं। बहरहाल मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छा काम किया
कि हिमाचल प्रदेश में चूंकि उनकी सरकार है, तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो वहां का हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक संस्थान है, उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखने का कर दिया है, फैसला कर दिया। और निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अच्छे प्रशासक भी थे और एक अच्छे अर्थनीति के भी व्यक्ति थे, तो वो दोनों चीजें उस संस्थान के अंदर मौजूद है। तो इसलिए एक बेहतर चीज हो गई कि उससे लोग निकलेंगे और अच्छा करेंगे। बहरहाल आगे और भी बहुत कुछ है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखने वाला होगा, लेकिन ये एक अच्छी चीज है, ये पहल है। मैं धन्यवाद करता हूं, वो चूंकि लिटरेरी व्यक्ति थे तो एक शुरुआत अच्छी जो कांग्रेस कर सकती थी उसने किया। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस पंजाब में जहां वो सत्ता में है, उसने जहां अमृतसर के रहने वाले थे, जहां वो पढ़े हैं, वहां पर क्या उनके लिए एक स्कूल, एक कॉलेज, एक किसी चीज, या जो पुराना कॉलेज या स्कूल है उसी में नामकरण करने की कोई क्या उसने वो करी कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज का नाम उन पर रख दिया जाएगा? नहीं किया। तो ये बताता है कि असल में कुछ नहीं करना। दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार के अंडर में है, क्या दिल्ली सरकार नहीं कर सकती थी? क्या दिल्ली सरकार ने कुछ किया उन पर? नहीं किया। तो ये अपने आप में बताता है कि ये दोनों सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, और वोट कैसे हम ही दोनों के बीच में बटे, इसकी राजनीति के लिए ये सारी चीजें हो रही। कोई कह रहा है कि आतिशी कह रही है मंदिरों पर बुलडोजर भाजपा चलाना चाहती है और इसके लिए ये है। वो चिट्ठी लिखते हैं किसको? जैसे राष्ट्रपति हो मोहन भागवत, उन्हें चिट्ठी लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये सारी चीजें वही है जो इनकी नीति है, जो आरएसएस की कांग्रेस मुक्त भारत के लिए, पक्ष भी हमारा हो विपक्ष भी हमारा हो, और इस नीति के लिए जो किया गया। तो ये जो जाल शुरू हुआ था 2010-11 से, वो जो पूरा मनमोहन सरकार को बदनाम किया गया और फिर किस किस तरीके से उन्हें कलंकित करके और भ्रष्ट दिखाया गया, और फिर दोनों सत्ता में आए, तो दोनों उसी नीति पर काम कर रहे हैं। उसी नीति के तहत आज प्रधानमंत्री ने यह मुलाकात करी कल, और ये करके यह संदेश दे दिया कि हाँ, जो भी कोई हम पे बोलेगा हम या तो खरीद लेंगे या हम डरा के ले लेंगे या कुछ कर लेंगे। दिलजीत दोसांझ का जो आयोजन हुआ था चंडीगढ़ में, उस पे एफआईआर दर्ज की गई थी। स्वाभाविक सी बात है, उन्हें भी उससे बचना था। तो आपको डराएंगे भी, आपको लालच भी देंगे, आपको दूसरी चीज करेंगे। ये उसी राजनीति का हिस्सा है और उसी की तहत ये सब किया गया है और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक दर्शक है, उनका सवाल है कि जब कंगना रनौत जो है वो सांसद होकर के उनको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिल्म रिलीज नहीं हो पाया, दिलजीत को क्या मिलेगा? दरअसल दिलजीत को वहां पे कुछ चाहिए नहीं, दिलजीत वहां कुछ लेने नहीं गए हैं। दरअसल यही बात हो रही थी। अजय सर ने पूरी बात इसमें, मुझे लगता है अजय सर की जो बात थी उसमें पूरा जवाब भी है इनके सवाल का। वो साफ ये था कि दिलजीत को बुलाया ही इसलिए गया है, एफआईआर इसलिए हुई ताकि आप डरना शुरू करिए। आप अगर डरेंगे नहीं तो आप हमारे अगेंस्ट बोलते रहेंगे। आप डरिए हमसे और हमसे मिलिए आकर के। अगर हम डराएंगे नहीं आपको तो आप हमसे मिलने आते कि नहीं आते, ये भी सवाल था। इसलिए पहले एफआईआर करके डराया गया, फिर मिलने का समय दिलाया गया, उसके बाद आप उसको समझिए। फोटो जो राम प्रसाद, मैं इसको थोड़ा अपने दर्शक को और थोड़ा सा विस्तृत कर देता हूं। ये एफआईआर वाला आपने एक किस्सा देखा, मैं अपने से ही एक कर लेता हूं। मैं इंडिया न्यूज ग्रुप का पूरे के 14 चैनल्स का चीफ एडिटर था। इस सरकार ने मुझे इस स्थिति में ला करके वो किया कि मुझे रिजाइन करना पड़ा। वहां से रिजाइन करने के बाद मैंने हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में कंसल्टिंग एडिटर के तौर पे ज्वाइन किया, कुछ समय काम किया, और उसके बाद वहां पर भी यह स्थिति इन्होंने उत्पन्न की कि मुझे वहां रिजाइन करना पड़ा। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, फिर भी मैंने सरेंडर नहीं किया, तो इन्होंने मेरे को जो सरकारी घर सरकारी नियमों के तहत, मेरे को नहीं अलॉट था, मेरी पत्नी भी पत्रकार है, उनके नाम से अलॉट था। पत्नी को प्रॉब्लम क्रिएट करी और फिर उसके बाद वो घर जो है उसका अलॉटमेंट कैंसिल किया, हालांकि वो 2040 तक के लिए अलॉटमेंट था।
लेकिन बीच में ही उसको करके तमाम चीजें बना के और वो किया। बहरहाल मैंने ये कहा कि चलो अब कोई नहीं, मैं फिर भी नहीं झुका। मुझे आकर के बीजेपी के सीनियर लीडर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं चूंकि वो मेरे मित्र भी हैं निजी तौर पे, वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा अजय भाई क्यों पंगा ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, आइए चलिए मैं आपको बैठाता हूं। और सब मैं तो वो चूंकि पुराने रिश्ते भी जानते थे, वो कहे देखिए जब मोदी जी चंडीगढ़ थे तो आप तो उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से थे, तो क्या है बैठ के आराम से बात करते हैं, आपकी तो बाइक पे घूमे हैं वो, तो स्वाभाविक सी बात है। बहरहाल मैंने कहा नहीं यार, मैं मिलना नहीं चाहता। और उसके बाद में बात खत्म हो गई। तीसरे दिन मुझे एसडीएम का आ जाता है कि बल प्रयोग करके घर खाली कराया जाएगा। मैंने कहा भाई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही खाली कर रहा हूं, और मैं चिट्ठी दे चुका हूं ऑलरेडी, आपको शायद नहीं मिली होगी, और मैंने खाली कर दिया और मैं 50,000 रुपए महीने पे किराए पे रहने लग गया। अब उन्हें इस पे भी प्रॉब्लम है कि ये हो, तो सोचिए जो शब्द खुद स्मृति ईरानी ने कहे थे, इंटरव्यू में कहे हैं, आप देख लीजिएगा कि मैं लड़कों को दिल्ली में थी तो पेलती थी, यही शब्द है उनके, आप गूगल कर लीजिए, आप देख लीजिए है। और मैंने उसी पर एक एनालिसिस कर दिया साहब, उस पर मेरे खिलाफ मोलेस्टेशन की एफआईआर दर्ज हो गई, स्मृति ईरानी को के लिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल करे और ये करे कि एक महिला को हमने अस्मिता के साथ जीने के अधिकार को छीन लिया है इन शब्दों को वो करके। अब जो खुद कह रही हैं उस पे ये हो जा रहा है। बहरहाल मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वो भी झेल लूंगा। तो मैं रोने वाला आदमी था नहीं, मैं न कहीं रोया जाके, मैंने कहा कोई नहीं, उस तरह से करेंगे। तो ये इस तरह से लोगों को डराते हैं। तो वैसे ही दिलजीत को डराया है, वो इसीलिए डराया है कि बोलना बंद कर दे, बाकी क्या फर्क पड़ना है, हमारे साथ खड़ा हो जाएगा और बोलना बंद कर देगा, इतने से हम उसे बेच लेंगे, उन्हें आता है बेचना। बिल्कुल बिल्कुल। वो अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां बेच सकते हैं तो वो सब कुछ बेच सकते हैं। तो इससे आप समझ लीजिए यह अपने आप में, तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी है और इसको आपको समझना है, बाकी तो आप समझदार हैं जी।